हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है हिंदी का आज सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। मतलब सेकंड, ये प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रैक्टिस सेट है और हम लोग अभी तक जो है एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अब अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे, अब हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। तो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहला किया था, आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो चलिए इसमें हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना है। तो देखो, जब आपका भविष्य उज्जवल हो, ये क्या है, ये मेरी इच्छा दिखा रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा के बारे में बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आपका भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है। देखो, कृतवाच्य क्या होते हैं जी, होते हैं जब क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता के बारे में ही सब कुछ होता है, या कह सकते हैं उसका बोध होता है, वो जो होती है वो हमारी कृतवाच्य होता है। तो देखिए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया, नहीं, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कृतवाच्य जो है। क्योंकि अध्यापक का काम क्या है, अध्यापक का काम है उसको पढ़ाना, तो पढ़ाया, तब विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ला जो होता है दोस्तों, वो हमारे जो है दांत के पास आके जीभ लड़ जाती है। जब आप ला बोलेंगे तो जीभ का पहला हिस्सा हमारे दांतों से टकराता है, और सा बोलते समय भी हमारा जीभ का जो हिस्सा होता है वो भी हमारे उससे दांत से टकराता है। तो ये दंत हो जाते हैं, जैसे ता था दा धा ना, ये सब ला जो होते हैं हमारे दंत होते हैं। ऐसे ही ला जो होता है ये भी दंत है, ठीक, और सा ये भी दंत है। तो ता वर्ग और ला और सा दोनों दंत ये हो जाते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के सही विकल्प बताइए। यदि आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, किसने रामायण की रचना की थी दोस्तों, तो वाल्मीकि ने की थी। लेकिन वाल्मीकि यहाँ पे सभी के सभी लिखे हुए हैं, तो एक तो देखो सेकंड थर्ड में तो वाल्मीकि लिखा हुआ, बा नहीं बनता है, वाल है, वाह बनता है, वाह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। तो जो वाल्मीकि लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरा और चौथा तो एक जैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाल्मीकि, हाँ, तीसरा और चौथा एक जैसा लिखा है, तो आप पहला और चौथा एक जैसा लिखा हुआ है, तो पहला और चौथा में से आप कोई भी ले लीजिए, आपके सभी सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में बात की जा रही है, तो क्या हो जाए, व्यंजनों की सहायता से होता है। स्वर का जो है व्यंजन की सहायता से नहीं होता है, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वर की सहायता से बोले जाते हैं, नहीं। अनुनासिक की सहायता से होता है, नहीं। बिना किसी की सहायता से होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि स्वर जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, लेकिन बाकी जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा होती है, ठीक है। क्या होती है, स्रोत भाषा होती है। और उससे होता क्या है, उससे नई भाषा में अनुवाद करना है, वह लक्ष्य भाषा। जैसे मान लो तुम्हें किसी में अनुवाद करना है तो वो लक्ष्य भाषा है, या कह सकते हैं प्रस्तुत भाषा है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। और एक चीज़ और होती है कि जो निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसको मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो जो भाषा का जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो क्या होती है, वो स्रोत भाषा होती है। और भाई जिसको जो है हम लोग जिस भाषा का अनुवाद करना है, ठीक, जैसे आप हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, तो हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं, ये स्रोत भाषा हो गई। और जिस भाषा में अनुवाद करना है, यानी कि इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश क्या हो गई, वो लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा हो गई। फिर जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा होती है उसको मानक भाषा कहते हैं। चलिए फिर यहाँ से हमारा जो है गद्यांश स्टार्ट हो रहा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे निर्धारित जो क्वेश्चन होंगे उसके जवाब देने हैं। नम्रता की स्वतंत्रता ही माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह इसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मा संसार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसके लिए वह गुण अनिवार्य है।
चलिए अपठित गद्यांश के आधार पर बताएं। चलिए ठीक बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता की माता कौन है? तो भैया अभी बताया कि नम्रता जो होती है वो स्वतंत्रता की माता होती है, तो यहाँ पे नम्रता बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर देखिए, स्वतंत्रता की सौतेली माता किसको बताया गया? तो वो अहंकार को बताया गया। अभी आपको ऊपर जो है इतना छोटा सा तो पैराग्राफ था, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। आत्म संस्कार के लिए भाई मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये भी हमारे ऊपर के पैराग्राफ में जस्ट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और एक बार में आपको इसको समझ में आ जाएगा। गलती होने के कोई चांस है नहीं इसमें, क्योंकि छोटा सा पैराग्राफ था और उसके आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत सरल हैं। चलिए 10 नंबर लिखा हुआ है कि ऊपर प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो देखो भाई यहाँ पे जो शीर्षक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितनी भी बात की गई है वो स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता जो है इसका शीर्षक रख देंगे। फिर 11 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया। चोर भाई क्या हो गया? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताना है। इसका आंसर भाई कमेंट में मुझे चाहिए, आप लोग सारे लोग दीजिएगा, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर गलत है। चलिए 12 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर और भास्कर, इतनी चीज़ें हमको लिखी हुई हैं। इनमें से जो है पूछा गया है कि कौन सा जो है सूर्य का जो है पर्यायवाची नहीं होगा। तो सुधाकर नहीं होगा, सुधाकर मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, सुधाकर मतलब चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए 13 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा भाई। चलिए 14 नंबर देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देता हूँ जिससे आप लोग कर लें। कभी कभार मैं तुरंत बता देता हूँ, लेकिन मैं टाइम देता हूँ जिससे आप लोग ये लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको कर लीजिए। तो रामचरितमानस की रचना भाई किसने की थी? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या मीराबाई? तो दोस्तों किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। जो रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास के द्वारा की गई है। चलिए 15 नंबर देखिए, लिखा हुआ है माता पिता दोनों प्रसन्न हैं। क्या लिखा हुआ है? माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो ये चिन्ह आता है। ये जो चिन्ह होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे माता और ये जो बीच में डैश लगाया गया और ये पिता, तो ये जो चिन्ह होता है ये और को दर्शाता है और इसको योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसी दिन जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको दिवस तो समझ में आ गया। रही बात सन की, तो सन 1949 था। 14 सितंबर 1949 को जो है ये भारत की राजभाषा जो है हिंदी बना दी गई थी। तो आप लोग यहाँ से हिंदी दिवस के रूप में इसे याद कर सकते हैं। चलिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं लिखा? रत्नाकर, मधुकर, नरपत, दिनकर। तो समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाए? क्योंकि देखो दिनकर सूर्य का होगा, ठीक, मधुकर जो है भ्रमर का होता है, और जो नरपति मतलब राजा होता है, और बाकी ये बचा रत्नाकर, यही भाई आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी जलध भी होता है, परावर भी होता है, सिंधु भी होता है, नीरनिधि भी होता है, नदी से होता है, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अब्धि, जलधाम और नीरधि, ये इतने जो हैं इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो भाई देखो संधि के तो सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग। तीनों को मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे समझा रखा है, आप मेरे वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो कितने होते हैं? 3। स्वर को ऐसे बताया है कि आप कभी भूल नहीं सकते, स्वर के 5 भेद होते हैं, ऐसे ही व्यंजन के भी भेद होते हैं, मैंने सब बताया है, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए 19 नंबर, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होता है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। शब्द के पहले लगाने जो शब्द लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में शब्द लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो ध्वनि जो होती है, जो ध्वनि में अगर हमने क्या लगा दिया? प्रति, तो वो क्या हो जाएगा भाई? प्रतिध्वनि बन जाएगा, और उसका जो है क्या आंसर निकल के आ जाएगा? प्रति। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में लिखा हुआ है कि कारज किस शब्द का प्रकार का शब्द है? जो कारज है ये किस प्रकार का शब्द है? तो जो कारज शब्द होता है दोस्तों ये अर्ध तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है? ये अर्ध तत्सम है।
देखो संस्कृत जो भाषा होती है उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर उसको ले आया जाता है तो उसे क्या हो जाते हैं, वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे दई दई जो होता है रात होता है, अक्षर होता है। अग्नि अग्नि जो होता है, अग्नि तो आधा ना बनता है लेकिन पूरा ना बना के अगर आप लिख लेंगे तो ये जो बन जाता है ये अर्ध तत्सम बन जाता है। फिर बच्च हो जाता है, अज्ञा हो जाता है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनको हम लोग अर्ध तत्सम कह लेते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। तो अब भाई ये तो संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। तो देखो लड़का पूरे सभी लड़कों को व्यक्त करेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये पूरे लड़का जाति को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, हाँ लड़कपन होता तो भाववाचक हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाववाचक नहीं हो सकती। और रही बात सब समूहवाचक की, तो उसके लिए एक पूरा ग्रुप होना चाहिए था, समूह होना चाहिए था, तब आपका समूहवाचक बन सकता था। जैसे समूह में कह सकते हैं गुच्छा, ग्रुप जिसको कह सकते हैं गुच्छा, सभा या कुंज। चलिए 22 नंबर देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, विकारी और अवकारी। क्या होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें जो होता है लिंग वचन और कारण जो कारक होते हैं उनके कारण कोई परिवर्तन होता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, और अविकारी क्या हो जाएंगे, जिसमें लिंग वचन कारक जो है इनमें इनके होने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, ये जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, अव्यव, समुच्चय बोधक, अव्यव या विस्मयादि बोधक अव्यव जो होते हैं ये शामिल किए जाते हैं। तो सिर्फ दो ही प्रकार हैं, कौन कौन से, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, चलिए अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना का मतलब दोस्तों होता है नोटिफिकेशन। क्या होता है, नोटिफिकेशन। तो ये कहाँ प्रसारित की जाती है, ये सरकारी गजट में। इसीलिए हमेशा देखना वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है यानी कि अधिसूचना आती है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे कि इसको नोटिफिकेशन भी कहते हैं। फिर देखिए 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम बताना है, नहीं कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो कुटिल, जटिल, कुटिल ये सब एक जैसे, उसका मतलब कठिन का हो जाता है। फिर वक्र, वक्र मतलब घुमा हुआ, ये भी सीधा नहीं है, कठिन है, तो कठिन का ये भी हो जाएगा। और कठिन तो दे रखा, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होता है। तो यहाँ पे यही जो एक ऐसा शब्द दिया हो जो विलोम का, जो मतलब सरल का विलोम नहीं होगा। फिर देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं। जो रचना होती है उसके आधार पर, तो रचना के आधार पर भाई सिर्फ 3 भेद बताए गए हैं हम लोगों को ग्रामर में। एक तो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। कौन कौन से बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, सरल, फिर मिश्र और संयुक्त। ठीक है, ये 3 तरीके के वाक्य हमको बताए गए हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कह सकते हैं कि उसमें कर्ता होता है, वो क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य होता है। जैसे वह घर गया। ठीक, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जब वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त क्या होता है, उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में ज़्यादातर जो है एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर जो है डिपेंड होता है, उसके ऊपर, उसी के ऊपर आश्रित होता है। ठीक, जैसे मैं खाना खा चुका था तब वह आया, तो यानी कि जब वो आया तब तक वो खाना खा चुका था। फिर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों के मेल संयोजक अवयवों के द्वारा किया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो और शब्द आ गया, ये क्या कर देगा, इसको संयुक्त वाक्य बना देगा। चलिए फिर आगे देखिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में लिखा हुआ संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। देखो दोस्तों, जो संक्षेपण होता है, मान लीजिए 100 शब्दों का आपका पूरा पाठ है, अब इसको आपको संक्षेपण में लिखना है, तो आप मान के चलिए इसको आप 33, 1/3 मान लीजिए, आप इसको 33 की जगह पे 30 कर सकते हैं बस। तो आपको कम से कम नहीं तो 30 शब्दों में उसको लिखना पड़ेगा। संक्षेपण का मतलब यही हो जाता है, संक्षेपण मतलब छोटा करना होता है। चलिए 27 नंबर, जो शब्द
पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं भाई, सीधे सिंपल। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। बस इसको क्या कर दिया उन्होंने, परिभाषा को थोड़ा सा अलग कर दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है, जिसमें बच्चा क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और सवाल को गलत कर देगा। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस रसों में पहला रस होता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है और शांत रस का निर्वेद होता है। रस जो है टोटल 9 बताए गए हैं, ठीक है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ये याद रखना। चलिए 29 नंबर देखिए, निम्न किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का उपयोग है? संबंध बताया गया, तो ऐसा काम मत करो, इसमें कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। मैं पीछे आया था, किसके पीछे आया था ये भी कोई नहीं पता चल पाया है। मैं यह काम नहीं करूँगा, तो कौन सा काम नहीं करोगे? मैं काम के पीछे आया था। हाँ, अब जो काम के पीछे आया वो कौन सा काम था कोई मतलब नहीं, लेकिन ये किसी के पीछे तो आया है। अब अगर ये पीछे आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे इसमें भी पीछे शब्द था, सेकंड वाले में भी, लेकिन इसको हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मैं पीछे आया, किसके पीछे आया ये नहीं बताया। जब तक तुम उसका शब्द को क्लियर नहीं करोगे कि किसके पीछे आए हो तब तक नहीं पता चलेगा। तो क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय पीछे का प्रयोग जो किया गया है इसी की वजह से ये जो है ये संबंध बोधक बन जाएगा। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द में दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद बताए गए हैं, जैसे आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और के जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवज, तरह, सरीखा, सरीखा, खलीफ, पर्यंत, अपेक्षा। ये जो हैं इसके ये संबंध बोधक अवयव के ये भाग हैं। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में लिखा हुआ है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा किया गया अभिवादन क्या किया जाना चाहिए? तो माता जब वो लिखेगा कि पिताजी चरण स्पर्श या माताजी चरण स्पर्श, तो उधर से उनका जवाब क्या होगा कि शुभ आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? शुभ आशीर्वाद। तो यही उन लोगों को लिख के भेजना पड़ेगा और यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे हमको शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बताएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। लिखा हुआ 10 अरब यात्री भारत आए, सही नहीं हो सकता। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत, ये देखिए बिल्कुल सही मिल जाएगा, अरब के 10 यात्री भारत आ चुके हैं। चलिए 32 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मैंने आपको तब भी बताया था, हर बार बताता हूँ, जब भी हिंदी पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को जो है हमको अगर पकड़ना है तो कुछ नहीं, आप शब्द को वाक्य में रख कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। संकल्प किया जाता है, की जाती है कभी नहीं, लज्जा आती है कभी आता नहीं है, ठीक, घटना घटती है कभी भी घटना घटता नहीं है, प्रार्थना की जाती है कभी भी प्रार्थना की जाता नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो स्त्रीलिंग बन रहे हैं। 33 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 33 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी अशुद्धि हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आरोग्य, तो जो आरोग्य लिखा है इसमें स्वर व्यंजन संबंधी कोई भी गलती नहीं है, सही है। ईसाई लिखा हुआ है, ईसाई भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऊर्जस्वी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ऊर्जस्वी जो लिखा हुआ है ये तो सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, इसमें पूछा गया था अशुद्धि नहीं है यार, अशुद्धि नहीं तो आरोग्य, अच्छा ठीक है यार, आरोग्य को तो ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ आरोग्य ऐसे लिखा जाता है, और ईसाई को तो ईसाई लिखा जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है। और औतुसुक जो लिखा हुआ है इसको उत्सुक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उत्सुक, आधा ता बनता है। फिर ये ऊर्जस्वी यही सही लिखा हुआ है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो रूप होता है उसके अनुसार पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो 3 होते हैं इसके प्रकार। जो मूल क्रिया विशेषण होते हैं ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये, ठीक। फिर यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द से मिलकर बनता है, या कह सकते हैं उनमें प्रत्यय या जो है
कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक, तो इनके बाद में हमेशा एक शब्द जुड़ रहा है तो ये यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। फिर स्थानीय क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण को कहते हैं, ऐसे क्रिया विशेषणों को कहते हैं जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं। बात खत्म। चलिए 35 नंबर, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इतने तरीके के क्रिया विशेषण बताए गए हैं। चलिए अंश और अंश में पूछा गया है कि क्या होगा। ये जो जिसमें शलजम वाला सा बनता है इसका मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। और जो अंश सब्जी वाला सा बनता है उसका मतलब होता है कंधा। तो हिस्सा और कंधा, यहाँ पे कंघा लिखा है, हिस्सा गलत हो जाएगा, हिस्सा और कंधा ये सही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। फिर 37 गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है, तो इसमें कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी लोगों को अब तक तो याद ही हो चुकी है क्योंकि हम लोग इसको हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं। अगर अब तक आपको नहीं याद हुई है तो भाई फिर थोड़ी सी तो मेहनत आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें अभी आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए फिर लिखा हुआ है कि बुंदेली क्षेत्र, बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का कौन सा क्षेत्र है ये पूछा जा रहा है। तो जो बुंदेली मतलब लैंग्वेज की बात हो रही है, बुंदेली भाषा जो है कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। तो जो बुंदेली क्षेत्र है वो देखिए झांसी, जलौन, जतिया, जो सेकंड ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत, सोनीपत जो कुरुक्षेत्र है इधर तो जो है आपको खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो जो बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की ओकर बहुल वर्ग की बोली है। ये उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं झांसी, उरई, जलौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के जैसे सागर हो गया, ओरछा हो गया, दतिया हो गया, होशंगाबाद हो गया, ये वहाँ पे बोली जाती है। चलिए 39 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। तो संकेतवाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा, यदि वर्षा हुई तो फसल ही भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? ये तो देखो इसमें तो संदेह लिखा गया, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? भाई पता ही नहीं अच्छी होगी कि नहीं होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है। अब इसमें भी कह सकते हैं कि एक अनुमान लगा रहे हैं, फसल अच्छी हो तो अच्छा, वाह क्या अच्छी फसल है, इसमें तो बताया गया है कि कितनी अच्छी फसल है। तो जो पहला है यही संकेत दिया गया है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अच्छी फसल नहीं हो सकती, वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता से। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कई बार पूछा गया है। ये 30 मई 1826 को जो है उतंड मार्तंड के नाम से जो है कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। तो दोस्तों आज की जो हिंदी की क्लास है ये यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आप सोचिए पूरे दिन में भाई कितने 40 से 50 व्यूज़ ही आ रहे हैं। क्या सिर्फ आपके जानने में या आपके दोस्त लोग सिर्फ 40 से 50 ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूपी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी कोई तैयारी नहीं कर रहा। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं आज जिन्होंने कमेंट में बहुत कुछ पूछा भी है और मेरी कोशिश भी ये थी कि मैं उनको सही से जवाब दे पाऊँ, सही से उनको बता पाऊँ। तो कोशिश भी ये थी और बच्चे वो जुड़े हुए हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों ने पूरा का पूरा वीडियो देख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और ये भी बताया लास्ट में कि उनके कितने सही हुए। जैसे एक बच्चा था उसने बताया है कि इस 40 में उसके 34 सही हुए हैं। अब आप सोचिए अगर उसके 34 सही हो रहे हैं तो 34 दूना 68 हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता 6 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो 6 के 3 निकाल दीजिए तो उसके पास 65 क्वेश्चन हैं, 65 नंबर हैं, ठीक नहीं 65 नंबर कैसे, 34 दूना 68, हाँ ठीक है 65 नंबर हैं उसके पास। अब अगर आपके पास सोचिए उसके पास 65 नंबर हैं, अगर मैथ में भी 65 मार देता है तो उसके पास कितने हो गए 130। अगर वो 30 क्वेश्चन ही जो है हिंदी में भी सही करता है, मतलब उसमें मैथ और रीजनिंग सभी में, तब भी उसके पास कितने हो जाएंगे 130 और 30 मिला के 30 दूना 60, तो 60 190 बन जाएगा उसके पास। और 190 बनते ही क्या वो जो है 15 क्वेश्चन जीएस में नहीं सही कर पाएगा, सही कर लेगा। तो आप सोचिए उसका कितना अच्छा स्कोर जा रहा है और वो कितने अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो आप लोग भी भाई जब इसको देखते हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद जरूर बताया करिए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।